वीडियो देख रहे सभी साथियों को नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला, जिस पर हम कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल स्टडी और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी में हम पीछे पढ़ चुके हैं उन एक्ट्स के बारे में जो कंपनी शासन के अधीन लाए गए थे। बाकी जो बच गए हैं हमारे जो ब्रिटेन गवर्नमेंट के अंडर, जब 1857 के बाद भारत का जो शासन है ब्रिटेन के सीधे हाथों में आ गया था, उसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे हमारी संवैधानिक सभा के बारे में, या संवैधानिक सभा कहाँ से उसका जन्म हुआ, कहाँ से उसकी मांग उठी, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। सबसे पहले हम एक बार इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देख लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले एक बात पूछी जा सकती है कि सबसे पहले वर्बली का मतलब है कि कोई लिखती नहीं, वर्बली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड या कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कब हुई? वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने करी, 1895 में। उसके बाद आप लोगों को पता है कि 1923 में स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ था। स्वराज पार्टी ने 1924 में भी सेशन बुलाया और उसके बाद 1924 में जब मोतीलाल नेहरू ने ये कहा कि हमें अपने कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाए या सत्ता हमें सौंप दी जाए, तो उस समय के जो ब्रिटेन के उत्तराधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम आपको भारत की सत्ता तो सौंप दें, परंतु आपके पास तो कोई रूल, नियम, कानून कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके साथ आप भारत की राजनीतिक व्यवस्था को अच्छे से संभाल सको या चला सको। उसकी इस बात पर गौर करते हुए मोतीलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव लेके आए और उस प्रस्ताव पे अंग्रेजों ने मोतीलाल नेहरू के सामने एक शर्त रखी थी कि ऐसा कोई प्रस्ताव या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आप ले आओ जिस पे आपकी जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सहमत हैं और उसी डॉक्यूमेंट की हेल्प से आप लोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था को चला सको। तो मोतीलाल नेहरू एक प्रस्ताव लेके आए, उन्होंने सभी राजनीतिक दलों की पार्टियों से उस पर साइन करवा लिए, परंतु जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने उस पर साइन नहीं किए और मोतीलाल नेहरू जो थे वो शर्त हार गए। जब शर्त वो हार गए तो उनके शर्त हारने के बाद मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस एक्वायर करने का, जो अंग्रेज पहले कह रहे थे कि आप हमारे अधीन रह के शासन चलाइए, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। परंतु जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे वो इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, उन्होंने इसका बिल्कुल विरोध किया और उन्होंने कहा कि हम इंडिया के लोग डोमिनियन स्टेटस लेने के लिए तैयार नहीं हैं, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये सब बातें शुरू हुई। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम राजनीति की बात करते हैं तो सबसे पहले 1934 में रांची में सेशन रखा गया स्वराज पार्टी के द्वारा और बात चलाई गई उसमें संविधान सभा को लेकर। किसने? स्वराज पार्टी ने। 1934 में ही एक वकील साहब थे, बड़े ही समझदार थे, बड़े ही चतुर चालाक थे। उन्हें पता था कि अगर भारत को आज़ादी मिलती है या भारत को उसकी सत्ता सौंप दी जाती है तो उसके लिए कुछ कानून, कुछ नियम चाहिए। तो वो कानून नियम कौन बनाए? तो वकील साहब थे, इन्होंने सलाह दी, आइडिया दिया कि भारत के पास भारत के नियम, कानून, संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। और ये राय किसने दी थी? M.N. रॉय ने 1934 में। इनकी बात पे वकील साहब थे तो इनकी बात पे काफी ध्यान दिया गया। और 1935 में क्या हुआ? उस टाइम की बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रभावशाली पार्टी हमें पता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने ऑफिशियली डिमांड कर दी
पहली बार ऑफिशियल डिमांड करी गई कि भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाए। ऑफिशियली, ध्यान रखना, ये वर्बली है, ये ऑफिशियल है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रभाव इतना ज्यादा था कि अंग्रेज कहीं ना कहीं उस बात पे सहमत होने के लिए मजबूर होते जा रहे थे, परंतु वो दिल से ये नहीं चाह रहे थे कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है या भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो अच्छी हो। परंतु 1938 में क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे एक घोषणा कर दी। वो घोषणा क्या थी? इस समय तक जब डिमांड चल रही थी तो अंग्रेज कह रहे थे कि हम आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको बनवा देंगे, हम मिलके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे घोषणा कर दी कि हम भारत के लोग भारत की संवैधानिक सभा भी बनाएंगे और भारत का संविधान भी तैयार करेंगे, परंतु उसमें किसी भी बाहरी शक्ति का कोई भी किसी तरह का हस्तक्षेप हमें नहीं चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के देंगे, हमें वो बिल्कुल स्वीकार नहीं है, क्योंकि जो हम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको चुनेंगे अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा। तो ये सब कुछ डिक्लेयर होने के बाद अंग्रेजों पे प्रेशर बनता जा रहा था और उसी समय पे एक विपरीत स्थिति अंग्रेजों के साथ और भी चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो नाजी जर्मनियों ने पोलैंड पे हमला कर दिया। जब उन्होंने पोलैंड पे हमला कर दिया तो ब्रिटेन को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूदना पड़ा। और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य था लड़ाई में जीतना। अब जीतने के लिए उनको सैन्य व्यवस्था भी अच्छी चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए लड़ने के लिए। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने आह्वान किया ब्रिटेन कॉमनवेल्थ कंट्रीज से कि आप लोग युद्ध में हमारी सहायता कीजिए। परंतु जो ये आह्वान है, ये आह्वान भारत के लोगों से, भारत की सरकार से नहीं किया गया। आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जब चुनाव हुए थे तो उस समय 1938 के समय 1936 में जब चुनाव हुए थे उसके बाद 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 2 सीटें मुस्लिम लीग की आई थी। जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ऐलान किया और आह्वान भारत के लोगों से नहीं किया तो भारत के लोग नाराज हो गए। परंतु जो उस टाइम के वाइसरॉय थे 1938 में, आप कमेंट में मेंशन करके बताइएगा वाइसराय कौन थे। उन्होंने खुद से ही ब्रिटेन की गवर्नमेंट को कह दिया कि भारत के लोग युद्ध में ब्रिटेन के साथ हैं। परंतु वास्तविकता कुछ और थी। ये ऐलान उस टाइम के वाइसरॉय ने, उस टाइम की जो सरकार है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने 8 सीटों पे विजय प्राप्त करी थी, उनसे सलाह मशवरा किए बिना, पॉलिटिकल पार्टी से मशवरा किए बिना सीधे ही ब्रिटेन की गवर्नमेंट को जाके बोल दिया था। तो वो लोग नाराज हो गए और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से इस्तीफा दे दिया था जो कांग्रेस वाले थे। और ब्रिटेन की गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं वहां पे बैठे अनुभव हो गया था, इस बात का अनुभव हो गया था कि जो उस टाइम के वाइसराय हैं उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को अपने फेवर में लिए बिना ही ये घोषणा कर दी। तो जब युद्ध चल रहा था उन्होंने वहां पे ऑब्जर्व किया कि भारत की तरफ से तो कोई सहायता आ ही नहीं रही। सहायता कहां से आए जब पॉलिटिकल पार्टीज ही वहां की नाराज थी। तो उस समय ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने वाइसराय से कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वाइसराय ने कहा कि यहां के लोग संवैधानिक सभा की, संविधान बनाने की मांग कर रहे हैं। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट को क्या चाहिए था? उनको तो मदद चाहिए थी। उन्होंने कहा ठीक है, उनकी इस मांग को स्वीकार कर लीजिए। और इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया गया 1940 में 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1940 को, जिसको हम जानते हैं अगस्त ऑफर के नाम से। अगस्त ऑफर के तहत भारत के संवैधानिक सभा की मांग को पहली बार स्वीकार कर लिया गया।
परंतु इनका मुख्य उद्देश्य ध्यान रखिए क्या था, मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों से युद्ध में सहायता लेना। अब जब ये इन्होंने स्वीकार कर लिया तो इन्होंने क्या कहा, इसमें अगस्त ऑफर में क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर भारत के लोगों की भागीदारी को बढ़ा देंगे, ठीक है, और एक वार कमेटी बनाएंगे, लड़ाई की समिति बनाएंगे, लड़ाई के लिए एक समिति बनाएंगे, और वार के बाद जो आपका संविधान है वो लागू हो जाएगा। परंतु ये बात भारत के लोगों को बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। स्वीकार हो भी कैसे, क्योंकि इसमें भी डोमिनेंस की झलक आ रही थी। वो कह रहे थे कि कानून का जो परिषद है उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाना, पर आप लोग देखिए संख्या तो बढ़ा देंगे वो, परंतु कहीं ना कहीं फिर भी प्रभाव किसका था, प्रभाव था ब्रिटेन की गवर्नमेंट का। तो इस अगस्त ऑफर के विरोध में ध्यान रखिएगा क्या किया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब यह है कि इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति ने। सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किया, उनका नाम था विनोबा भावे। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली बार अगस्त ऑफर के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। और दूसरे जो व्यक्ति थे वो हमारे प्रधानमंत्री जी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अगस्त ऑफर का विरोध किया। इस विरोध के बाद ब्रिटेन की गवर्नमेंट को लग गया था कि अब भी भारत की तरफ से युद्ध में अंग्रेजों को, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को कोई सहायता प्राप्त नहीं होने वाली। तो इसी में सुधार करने के लिए सोचते सोचते उस टाइम देखिए ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे मिस्टर चर्चिल, बहुत ही समझदार सूझवान व्यक्ति थे। तो उन्होंने क्या किया कि 1942 में क्रिप्स को इंडिया में भेजा, जिसको जानते हैं हम क्रिप्स मिशन के नाम से। ये क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन का मतलब ये है कि एक व्यक्ति थे जिसका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स। ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट के कैबिनेट के सदस्य थे। इनको भारत में भेजा गया 1942 में। क्या कह के भेजा गया, इनको एक ड्राफ्ट प्रपोजल दे के भेजा गया भारत के अंदर कि ये ड्राफ्ट प्रपोजल ये भारत के लोगों को जाके दिखा दो कि ऐसा ऐसा आपकी संवैधानिक सभा बनेगी। इसमें क्रिप्स मिशन में ये कहा गया कि जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको चुना जाएगा। उसके सदस्य कितने होंगे, सदस्य बोल दिया गया कि जितने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्य होंगे उनका 1/10 आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सदस्य होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, सदस्यों की तो कोई बात नहीं। और यह कहा गया कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक होगी। एक क्या कि उस टाइम की जो मुस्लिम लीग थी उसकी जो भावनाएं हैं, जो उनकी मांग है, उन पर इनकी जो प्रोविजंस थे स्टैफर्ड क्रिप्स में वो उन पर फिट नहीं बैठ रही थी। तो बहुत सारे प्रावधान ऐसे किए गए थे इसमें कि जिनकी वजह से ये क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स आके भारत की राजनीतिक पार्टियों से मिला, मुस्लिम लीग से भी मिला, इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी मिला, अन्य पार्टियों से भी मिला, परंतु ये अपने प्रस्ताव को लेके भारत के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया। और मुस्लिम लीग ने, खासकर मुस्लिम लीग ने इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार सिर्फ उन्होंने ही नहीं किया, इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट इंडिया के अंदर हुई थी जिसको हम जानते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट को आप लोगों में जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट में नारा दिया गया करो या मरो। करो या मरो का मतलब यह है कि जब यह मिशन भारत में भेजा गया था तो इसने कहा था कि अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम भारत में कोई भी संवैधानिक सभा का निर्माण कर सकें या भारत में किसी तरह का भी संविधान लागू कर सकें। वो क्या चाह रहे थे, ये अब भी ब्रिटेन की गवर्नमेंट
इंडिया के ऊपर अपना डोमिनेंस बरकरार रखने की कोशिश कर रही थी और चाह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया के लोग जंग के अंदर ब्रिटेन का साथ दें। तो गांधी जी इस बात को समझ चुके थे, उनको पता लग चुका था कि अब वो स्थिति आ गई है करो या मरो वाली, क्योंकि अब जब अंग्रेज यहाँ से भारत के लोगों को उठा के वहाँ ले जाएंगे, जंग में ले जाएंगे, तो मरना वहाँ भी है और मरना यहाँ भी है, तो क्यों ना हम आज़ादी के लिए जिएं, आज़ादी के लिए मरें। तो क्विट इंडिया मूवमेंट इसके विरोध में, क्रिप्स मिशन के विरोध में स्टार्ट हो गई थी और क्रिप्स मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसका विरोध हुआ, पूरी तरह से विरोध हुआ। और चर्चिल की जो ये भावना थी, चर्चिल का जो मोटिव था वो यहाँ पे सक्सेसफुल होता नहीं दिखा। तो इसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मांग है वो जोर पकड़ती हुई जा ही रही थी, और जब अंग्रेजों ने इसको स्वीकार कर ही लिया था तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने 1946 में, कब, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा, कैबिनेट मिशन को। अब कैबिनेट मिशन इसका नाम क्यों है, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया। कैबिनेट नाम इसलिए क्योंकि जो इसमें सदस्य थे वो सदस्य ब्रिटेन की कैबिनेट के मंत्री थे। क्या थे, मंत्री। तो ये तीसरे महीने में भारत में आया कैबिनेट मिशन। ये भी क्या लेके आया था, ये भी लेके आया था एक प्रपोजल, एक बना बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए प्रपोजल लेके आया था। हालांकि मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी, मुस्लिम लीग ये चाह रही थी कि भारत का बंटवारा होना चाहिए और मुस्लिम लोगों के लिए अलग कंट्री होनी चाहिए और मुस्लिम लोगों के लिए संवैधानिक सभा भी अलग होनी चाहिए, यानी कि वो कर रहे थे दो संवैधानिक सभाओं की मांग। क्रिप्स मिशन ने तो उसको ठुकरा ही दिया था। जो ये कैबिनेट के सदस्य आए, इन्होंने भी पूरी तरह से क्या किया, उनकी मांग को ठुकरा दिया और कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो तो एक ही होगी, परंतु उन्होंने कुछ ऐसे प्रावधान डाल रखे थे जिनकी वजह से मुस्लिम लीग हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो कहीं ना कहीं इनके प्रस्ताव से सहमत हो गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, मार्च 1946 में आया। फिर जो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके सदस्यों के बारे में। 3 सदस्य थे, सबसे पहले उन्हीं को भेजा गया जिनको यहां की पॉलिटिकल पार्टी से बात करने का तजर्बा था। वो कौन थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स। इसके बाद एक व्यक्ति थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, और जो तीसरे सदस्य थे वो थे A.V. अलेक्जेंडर। 3 सदस्यों का, 3 मंत्रियों का जो दल था वो भारत में आया एक प्रस्ताव लेके, जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। मार्च 1946 में आया। क्या प्रस्ताव था वो उसके बारे में पढ़ेंगे। जब वो आया तो कुछ दिन रहने के बाद फिर उन्होंने अपना प्रस्ताव भारत के लोगों के सामने, भारत की पॉलिटिकल पार्टीज के सामने पेश किया कि हम ये प्रस्ताव लेके आए हैं। और इन्होंने मार्च में आए, अप्रैल के बाद रुकने के बाद मई 1946 में प्रस्ताव को क्या किया, पेश कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज के सामने प्रस्ताव को पेश कर दिया कि हम ये प्रस्ताव लेके आए हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके। वो प्रस्ताव क्या था, उस प्रस्ताव के बारे में हमें पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में इस क्रिप्स मिशन में क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हमें पढ़ना है। क्वेश्चन बनता है, 101% बनता है इस चैप्टर से एक क्वेश्चन। तो जो कैबिनेट मिशन था उसके तहत संवैधानिक सभा होगी, बिल्कुल संवैधानिक सभा बनाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, एक ही बनाई जाएगी। और उसके सदस्य, कुल सदस्य कितने होंगे, कुल सदस्य होंगे 389। अब जो ये कुल सदस्य हैं इनमें से भी जो
296 सदस्य हैं, वो कौन होंगे, वो कहां से चुने जाएंगे। सदस्य का मतलब क्या है, जैसे आजकल पार्लियामेंट में मेंबर होते हैं, ठीक है, एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सदस्य थे, तो वो अलग अलग जगह से चुन के आने थे। तो कितने चुन के आने थे उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। 296 सदस्य होंगे, ये कहां से होंगे, ये ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। जिन जिन जगहों पर ब्रिटेन का डायरेक्ट कब्जा है, डायरेक्ट कब्जा, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था, वहां की राजनीतिक व्यवस्था, सब कुछ सीधे सीधे ब्रिटेन के हाथों में है, उन प्रांतों से 296 सदस्य है। और 93 सदस्य ऐसे होंगे जो देसी रियासतों में से चुने जाएंगे। देसी रियासतें वो जिन पर डायरेक्टली ब्रिटेन का अधिकार नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन पर ब्रिटेन का कोई कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल था, बट इनके जो हेड थे वो अभी भी राजाओं को उनको चलाने का अधिकार दिया हुआ था। अब जो ये 296 ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य चुने जाएंगे, इनमें भी इन्होंने कैटेगरी बना दी। उन्होंने कहा कि जो 292 सदस्य हैं वो चुने जाएंगे 11 गवर्नर प्रांतों में से, 11 गवर्नर प्रांतों में से, यानी कि ऐसे 11 प्रांत जिनमें व्यवस्था कौन देखता है, गवर्नर। और 4 सीटें जिनकी व्यवस्था किनके हाथ में होती थी, चीफ कमिश्नर। तो टोटल 296 ये। अब इनके बारे में क्या कहा गया, एक बात यह कही गई कि जो ये 296 सीटें हैं इनके लिए चुनाव लड़ा जाएगा, वोट डालेंगे लोग, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा करी थी कि हमें तो हमारी संवैधानिक सभा क्या चाहिए, चुनी हुई चाहिए, ऐसे ही उठा के दी हुई संवैधानिक सभा को हम मंजूर नहीं करेंगे। तो चुनी हुई संवैधानिक सभा के लिए ये व्यक्तियों के लिए डालेंगे वोट। वोट कौन डालेगा उसके बारे में देखेंगे। परंतु जो ये 93 मेंबर्स हैं, 93 मेंबर्स हैं, इनके लिए चुनाव नहीं होगा, ये होंगे नॉमिनेटेड, नामांकित सदस्य। और इनका नामांकन कौन करेगा, स्टेट का जो हेड है वो इन 93 सदस्यों का नामांकन करेगा, और वो नामांकन के बाद जाएंगे हमारे संवैधानिक सभा में। जैसे आजकल हम देखते हैं कि राज्यसभा में भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ऐसे ही ये चुनाव के थ्रू जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो आंशिक रूप से नॉमिनेटेड थी और आंशिक रूप से चुनी हुई थी, यानी कि ना पूरी तरह से चुनी हुई और ना पूरी तरह से नॉमिनेटेड। अब हमें ये तो पता है कि इतनी सीटें होनी हैं। अब 11 प्रांत हैं, क्या 11 प्रांतों को बिल्कुल बराबर बराबर सीटें बांट दी जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक बात तय करी गई कि जो सीटों का आवंटन होगा, राज्यों के बीच में सीटों का बंटवारा होगा, वो होगा जनसंख्या के आधार पर। जिस राज्य की जितनी ज्यादा जनसंख्या, वहां के राज्य को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उतनी ही ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, उतने ही ज्यादा उसके मेंबर होंगे। मोटे मोटे बात करें हम तो अगर किसी राज्य की 10 लाख की जनसंख्या है तो उसमें से एक मेंबर आएगा, एक सदस्य, यानी कि 10 लाख लोगों के पीछे एक सदस्य। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, जनसंख्या के आधार पे आप दे रहे हो, कोई बात नहीं। उसके बाद कहा कि जो ये सदस्य हैं इसमें इन्होंने, कैबिनेट मिशन ने एक सांप्रदायिकता की भावना को भी डाल दिया। वो सांप्रदायिकता की भावना क्या थी कि जो ये सीटें भरी जाएंगी चुनाव के बाद, इनका जो आवंटन है वो इन्होंने धार्मिक आधार पे कर दिया। धार्मिक आधार पे कैसे, कि सीटों का आवंटन किया गया मुस्लिम, सिख और जनरल, इन 3 कम्युनिटियों के बीच में। जनरल में हिंदू, पारसी, ईसाई, इन दोनों कम्युनिटी को छोड़ के बाकी सब आ गए।
इनमें सीटों का बंटवारा होगा, और वो बंटवारा भी किस आधार पे होगा, जिस कम्युनिटी की जितनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन प्रोविंशियल असेंबली में, उसके उतने ज़्यादा सदस्य ही होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब सीटों का बंटवारा भी कर दिया जनसंख्या के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे। फिर कहा कि ठीक है, सीटों का बंटवारा तो हो गया, अब हम चुनाव कैसे करवाएंगे, चुनाव की विधि क्या होगी। क्या चुनाव की विधि ऐसी होगी कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति उसमें वोट डालेगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चुनाव जो होंगे, चुनाव करवाने की जो विधि होगी वो होगी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि चुनाव डाले जाएंगे किसके द्वारा, वोट डाले जाएंगे जो प्रोविंशियल हमारी असेंबलीज हैं, राज्यों की जो विधायिका हैं, उनमें सदस्यों को चुन के भेजा गया था। आप लोग ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो राज्य की विधायिका है उनके सदस्यों को चुन के भेजा गया था कुछ लोगों के द्वारा वोट डाल के। कुछ लोगों के द्वारा वोट डाल के कैसे कि वोट का अधिकार उस समय पे सिर्फ उन्हीं लोगों को था। उसके लिए कुछ आधार बनाए गए थे, टैक्स का आधार, प्रॉपर्टी का आधार, एजुकेशन का आधार, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता था। उसके लिए कुछ लिमिटेशंस लगाई गई थी, कुछ शर्तें लगाई गई थी। तो जो प्रोविंशियल असेंबली के सदस्य थे वो वोट डालेंगे किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों के लिए। ठीक है, ये लोग चुनाव करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों का। क्या वोट ऐसे पर्चियां ऐसे डाली जाएंगी? बिल्कुल चुनाव ऐसे हुआ जैसे आजकल हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो वोट डाले जाते हैं, उस वोटिंग प्रणाली को हम क्या कहते हैं, उस वोटिंग प्रणाली को हम कहते हैं एकल संक्रमणीय विधि है, जो वही यहां पे यूज हुई थी। क्या? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। बिल्कुल राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बिल्कुल उसी तरह से चुनाव की विधि भी तय कर दी गई। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था हमारी उसमें, बिल्कुल उन्होंने इसका प्रावधान किया हुआ था। अब जब ये सब बातें हो गई, इन सब बातों के होने के बाद चुनाव की विधि तय कर दी गई, सीटों का आवंटन कर दिया गया, सब कुछ तय करने के बाद आ गया वो दिन चुनाव का, जिस दिन चुनाव करवाया जाएगा सीटों के लिए। 296 सीटों के लिए हमने आपको बताया था कि चुनाव होंगे। ये चुनाव कब हुए? ये चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में। जब चुनाव का नतीजा आया तो नतीजा देख के सब लोग हैरान, क्योंकि मेजॉरिटी किसकी थी? 208 सीटों के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी नंबर 1 पे। 73 सीट्स जीती मुस्लिम लीग ने और 15 सीटों पे आए इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार। कोई किसी पार्टी से था, कोई किसी पार्टी से था, कोई आजाद खड़ा हुआ था। अब ये पूरी 296 सीटों के लिए आपके सामने चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अब चुनाव के नतीजों को देख के आप समझ सकते हैं कि संवैधानिक सभा में वर्चस्व किसका ज्यादा होगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। आप लोग बताइए, क्या मुस्लिम लीग के लोग इस रिजल्ट के आने के बाद खुश हुए होंगे? बिल्कुल भी नहीं हुए वो खुश होंगे भी क्यों? क्योंकि वो तो एक किस्म से इलेक्शंस में पीछे रह गए थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये बनने के बाद कांग्रेस ने तय किया कि हम एक मंत्रिमंडल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मंत्रिमंडल। क्योंकि कहीं की भी व्यवस्था चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल की आवश्यकता जरूरत होती है, परंतु भारत के पास उस समय तक कोई ऐसा तो प्रावधान था नहीं कि परमानेंट कोई पार्लियामेंट या ऐसा कुछ था। तो इसी उसमें क्या किया, एक प्रावधान किया गया। क्यों? कि जब तक हमारे पास परमानेंट मंत्रिमंडल नहीं हो जाता, पक्का मंत्रिमंडल नहीं हो जाता, तब तक हम क्या करते हैं?
तब तक हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बना लेते हैं, अंतरिम गवर्नमेंट बना लेते हैं। अंतरिम गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो टेम्परेरी तौर पे काम करती है, जिस टाइम पे हमारी स्थायी गवर्नमेंट नहीं होती, उस गैप के दौरान जो सरकार काम करती है उसको हम इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। साधारण भाषा में आप इसको टेम्परेरी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, जो सिर्फ कुछ समय के लिए होती है, उसका कोई निश्चित समय तय नहीं किया जाता, बस ये बोल दिया जाता है कि तब तक यानी कि जब तक नई सरकार बन के नहीं आती। तो इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन था, कौन कौन सदस्य थे, वो हम देखेंगे। इंटरिम गवर्नमेंट की बात करें हम, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले 2 सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया। सदस्य कांग्रेस के थे, इसमें कितने हमें पता है, चुनाव कितनों ने जीता था, 208 में। उनको भी काफी ज्यादा अपनी जीत पे इतनी ज्यादा खुशी थी कि उन्होंने इस इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया था। जिस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ, मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य उसमें शामिल नहीं था, परंतु 26 अक्टूबर 1946 को जब उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं जरूरत है और चाहिए, क्योंकि वो भी लोगों के ही प्रतिनिधि हैं, तो उनका भी कैबिनेट के अंदर होना बहुत जरूरी है, चाहे वो मुस्लिम लीग से ही क्यों ना हो, पर हैं तो वो लोगों के प्रतिनिधि ही, जनप्रतिनिधि हैं, तो इसीलिए उनका कैबिनेट में होना बहुत जरूरी है, और उनके 5 सदस्यों को कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कैबिनेट के कुल सदस्यों के बारे में। कुल सदस्य कितने थे? 14 सदस्य थे, 14 मंत्री थे। उन 14 के 14 मंत्रियों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे इंटरिम गवर्नमेंट में। तो ये है हमारी इंटरिम गवर्नमेंट। सबसे पहले विदेश और कॉमनवेल्थ का मंत्रालय था, जो विदेश और कॉमनवेल्थ का मंत्रालय था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया गया। ये है इंटरिम गवर्नमेंट 26 अक्टूबर 1946 को, जब 5 सदस्यों को शामिल कर लिया गया था। इसके साथ साथ हम आपको यहीं पे कवर करवा देंगे वो मंत्रालय, वो मिनिस्ट्री जो स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार बनी थी। नेहरू बने विदेश और कॉमनवेल्थ। जो आप रेड कलर में देख रहे हैं वो आजादी के बाद जो मंत्रालय जिसके पास आए उनके नाम और उनके मंत्रालयों के नाम हैं। आजादी के बाद इनको एक और चीज सौंप दी गई थी, हमें पता है कि इनको बना दिया गया था भारत का प्रधानमंत्री। फिर आ गए हमारे पटेल, लौह पुरुष। अब लौह पुरुष को क्या है, उनको ज्यादा गृहस्थी के बारे में नॉलेज थी, लोगों से उनका ज्यादा मेल मिलाप था, तो इसीलिए उनको बना दिया गया गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास थी। 3 मंत्रालय थे उनके पास, देख लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद, खाने के बड़े शौकीन राजेंद्र प्रसाद, तो उनको बना दिया गया फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। उसके बाद जगजीवन राम, इनको बना दिया गया श्रम, मेहनत श्रम मंत्री जगजीवन राम। सरदार बलदेव सिंह, नाम से ही पता लग रहा है कितना स्ट्रॉन्ग नाम लग रहा है, इनको दे दिया गया डिफेंस का मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। फिर उसके बाद आए डॉक्टर जॉन मैथई, काफ़ी पढ़े लिखे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, काफ़ी जानकारी थी, तो इनको बना दिया गया इंडस्ट्री एवं सप्लाई मंत्री, उद्योग मंत्री। कौन थे? जॉन मैथई। जब आज़ादी के बाद आप देखेंगे ये मंत्रालय इनके पास नहीं रहा, ये चला गया किसके पास? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास। उसके बाद एजुकेशन एंड आर्ट्स की बात आई, शिक्षा की बात आई, तो सी राजगोपालाचार्य काफ़ी पढ़े लिखे सदस्य महसूस हुए, लगा उनको कि ये एजुकेशन मिनिस्टर का काम कार्यभार अच्छे से संभाल सकते हैं, तो सी राजगोपालाचार्य को बना दिया गया एजुकेशन एंड आर्ट्स मिनिस्टर। परंतु आज़ादी के बाद ये आर्ट्स मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं रहे, वो डिपार्टमेंट किसके पास चला गया? अबुल कलाम आज़ादी के बाद। उसके बाद CH भाभा, आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह ही लग रहा है नाम। भाभा का नाम, भाभा के बहुत सारे सेंटरों के बारे में आप पढ़ते हैं हमारे इंडिया में, तो इनके पास क्या हुआ? इनको दे दिया गया पावर्स का क्षेत्र, शक्ति का, ऊर्जा का क्षेत्र, वर्क्स एंड माइन, जितने कोयले की खानें थी, खदान मंत्री थे, वो कौन थे? CH भाभा।
टोटल मंत्री थे 14, 8 हम पढ़ चुके हैं, कितने रह गए? अब हम पढ़ते हैं बाकी मंत्रियों के बारे में। तो CH भाभा जिनके पास शक्ति मंत्रालय था आजादी के बाद, वो चला गया VN गाडगिल के पास। उसके बाद मंत्रालय आ गया रेलवे और ट्रांसपोर्ट का, वो था आसिफ अली के पास। आजादी के बाद जॉन मैथई के पास वो मंत्रालय चला गया। लियाकत अली खान, ये देखिए हमने जो यहाँ पे ये किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये 5 सदस्य हैं, ये वही सदस्य हैं जिनको 26 अक्टूबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट की कैबिनेट के अंदर शामिल किया गया। अब ये पांचों सदस्य आज़ादी के बाद क्या है, जो इनके पास मंत्रालय हैं, पांचों के 5 मंत्रालय क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। लियाकत अली खान के पास इंटरिम गवर्नमेंट में वित्त मंत्रालय था, परंतु बाद में ये वित्त मंत्रालय आज़ादी के बाद किसको दे दिया गया? RK सेट्टी को दे दिया गया। फिर जो मुस्लिम लीग के जो सेकंड मंत्री थे, जो कैबिनेट के मंत्री थे जो शामिल किए गए थे, वो थे अब्दुल रब निस्तार। इनके पास था पोस्ट एंड एयर मंत्रालय, यानी कि संचार मंत्रालय इसके पास था। तो उसके बाद आज़ादी के बाद इसको रफ़ी अहमद किदवई को ये मंत्रालय दे दिया गया। I चुंद्रीगर, ये थे हमारे वाणिज्य मंत्री, कॉमर्स मंत्री, मुस्लिम लीग से चुने हुए थे। ध्यान रखिएगा ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ध्यान रखिएगा, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका नाम मुस्लिम लीग का सदस्य होने के बावजूद ऐसा क्यों लग रहा है, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। I चुंद्रीनगर के पास कॉमर्स मिनिस्ट्री थी, परंतु आज़ादी के बाद वो मिनिस्ट्री दे दी गई थी CH भाभा को। चूंदड़ी जयपुर से मंगवाई, भाभा लेके भाग गया। कैसे भी याद कर लो, आपकी वो इच्छा है, जैसी आपकी इच्छा हो। जोगिंदर नाथ मंडल उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के जो फेडरेशन है उसके चीफ थे, बंगाल के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ थे, और उनको दी गई थी लॉ मिनिस्ट्री। परंतु आज़ादी के बाद ये मिनिस्ट्री किसको दे दी गई थी? अम्बेडकर को। अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कहाँ से चुना गया था? बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से। परंतु जब आज़ादी के बाद ये लॉ मिनिस्टर बने थे, या सॉरी, जब पहला जो हमारा इलेक्शन हुआ, जब ये लॉ मिनिस्टर बना दिया गया था इनको, तो अम्बेडकर बॉम्बे से चुनाव लड़े थे और बॉम्बे से ही जीते थे। उसके बाद गजनफार अली खान, ये थे हमारे स्वास्थ्य मंत्री, परंतु आज़ादी के बाद हमारी स्वास्थ्य मंत्री कौन हुई? राजकुमारी अमृत कौर। ये टोटल हमारी जो थी इंटरिम गवर्नमेंट थी। अब हमें पता है कि मंत्रिमंडल की जो का भी एक चेयरमैन होता है, एक अध्यक्ष होता है। तो इंटरिम गवर्नमेंट का चेयरमैन कौन था? उनका नाम था, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड क्लेवेल। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड क्लेवेल इंटरिम गवर्नमेंट के क्या थे? चेयरमैन थे। आई थिंक लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, बाकी का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये सब बातें बताने की हमें ज़रूरत नहीं है कि कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन कितनी थी। 213 सदस्य जो थे वो अन्य कम्युनिटी से थे, 4 सिख सदस्य थे, 79 जो थे वो मुस्लिम सदस्य थे। हाँ, एक बात पूछी जा सकती है आप लोगों से कि जो भारत की संवैधानिक सभा थी उसमें औरतों की संख्या कितनी थी? औरतों की संख्या थी 15, और जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे उनकी संख्या थी 30+। कहीं पे आपको 31 लिखा मिलेगा और कहीं पे 33। तो ये सब था इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। कल हम करवाएंगे हमारी संवैधानिक सभा की फर्स्ट मीटिंग। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।